नमस्कार, प्राइम नून देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। हेडलाइंस के बाद अब तफसील से जानेंगे खबरें और शुरुआत बड़ी खबर के साथ। जहां इल्तिजा मुफ्ती पासपोर्ट से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। इल्तिजा मुफ्ती ने हाई कोर्ट का दरवाजा एक बार फिर खटखटाया है। सशर्त पासपोर्ट जारी किए जाने के इस फैसले को उन्होंने चुनौती दी है। इल्तिजा की याचिका पर कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने संबंधित विभाग से 2 सप्ताह में इसका जवाब मांगा है। तो इस बड़े मामले पर बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं और इसी के साथ इल्तिजा मुफ्ती खुद हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। इल्तिजा जी, बहुत शुक्रिया न्यूज 18 को महत्वपूर्ण समय देने के लिए, लेकिन सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर चाहूंगी। कोई भी ये मुझसे छीन नहीं सकता है, जिसकी वजह से मैंने कोर्ट में अपील की एंड आई मूव कोर्ट इन फरवरी दिस ईयर इटसेल्फ। एंड तब से केस चला आ रहा है और जो सीआईडी है जिस बलबूते पे वो मेरा पासपोर्ट डिक्लाइन कर रही है, वो रिपोर्ट मेरे साथ तक शेयर नहीं कर रही है। तो आई हैव मूव्ड कोर्ट फॉर अ फंडामेंटल राइट। इट्स नॉट अ लग्जरी, इट्स अ सिंपल फंडामेंटल राइट। बिल्कुल। इल्तिजा जी, अगर थोड़ा सा पीछे जाएं और आपसे ये समझने की कोशिश करें कि इससे पहले जब आपको पासपोर्ट हैंडओवर किया गया था, जो एक्सपायर हो गया था, अब उसको रिन्यू करने के लिए जो आपने एप्लीकेशन डाली थी, उसमें क्या कुछ कहा गया था? देखिए, कहते तो ये कुछ नहीं है। जब पिछले साल जून में मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हुआ तो फिर इनने मामला ड्रैग करते गए और मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं ही नहीं हूँ, बहुत सारे कश्मीरी हैं, हजारों की तादाद में ऐसे लोग हैं जिनसे उनका पासपोर्ट छीना गया है। जहां तक मेरे पासपोर्ट का ताल्लुक है, इनने सीक्रेट एक्ट इन्वोक किया, सीआईडी ने, जो यहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी है, कि हम ये रिवील नहीं कर सकते कि इसको पासपोर्ट नहीं दिया जा सकता। एंड दे आर सेइंग कि मेरे पासपोर्ट देने से कुछ थ्रेट होगा नेशनल सिक्योरिटी को। तो आप मुझे खुद बताइए, मैं एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूँ, फ्यूजिटिव तो नहीं हूँ। मैंने हवाला भी नहीं किया कि आप मुझे मेरे साथ ऐसा सलूक करें। मैंने किया क्या है, आप मुझे बताइए कि मुझे पासपोर्ट जैसी सिंपल चीज क्यों नहीं मिल रही है। आर्टिकल 370 एब्रोगेट होने के बाद यहाँ पे सरकार क्लेम करती है कि हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज यहाँ लागू किए। तो मैं तो आपको कह रही हूँ कि मुझे इंडिया का ही पासपोर्ट चाहिए, मुझे प्लीज दे दीजिए। मैं इसी मुल्क की सिटीजन हूँ। आप जब मुझे यहाँ का पासपोर्ट नहीं देते तो वो आपका दोगलापन दिखाता है कि ऑन वन हैंड यू से कि कश्मीरी को हम वही राइट्स दे रहे हैं, आपको हमें पासपोर्ट तक नहीं दे रहे हैं। तो आप किन हुकूक के बारे में बात कर रहे हैं? साथ ही इल्तिजा जी, जब पासपोर्ट अधिकारियों से इस मामले में बातचीत की गई थी, उनके जब बयान सामने आए थे तो उन्होंने कहा था कि आपको अपनी हायर स्टडीज के लिए ये पासपोर्ट चाहिए और जितनी अवधि आपकी हायर स्टडीज के लिए है उतनी अवधि के लिए आपको पासपोर्ट दे दिया गया है, उतनी अवधि के लिए आपका पासपोर्ट रिन्यू कर दिया गया है। तो फिर आपत्ति किस वजह से हो रही है? आपका सवाल बहुत ज्यादा, थोड़ा सा मैं कहूँगी फनी है। मतलब इतना मुझे अजीब लगा। पासपोर्ट क्या बस बंदा स्टडी के लिए मांगता है? कि आप मुझे खुद बताइए, आपका पासपोर्ट है, आपको पासपोर्ट तभी मिलेगा। इल्तिजा जी, बहुत माफी के साथ आपको मैं रोक रही हूँ, ये मेरा सवाल नहीं है, ये अधिकारियों का बयान है जी। वो तो गलत कह रहे हैं, जो पासपोर्ट अधिकारियों से पूछा गया था जी। वो तो अपनी ड्यूटी फ्लाउट कर रहे हैं। पासपोर्ट उन्हें मुझे तभी नहीं देना है अगर मुझे बाहर हायर स्टडीज करनी है। पासपोर्ट इज माई फंडामेंटल राइट, वेदर मैं बाहर जाऊं नहीं जाऊं, ये मेरा एक फंडामेंटल राइट है। जैसे हमारा फंडामेंटल राइट है बात करना, राइट टू एक्सप्रेशन। ये कंडीशन लगाना कि आपको स्टडी करना था, उसके हिसाब से क्या होता है? ये तो पासपोर्ट यहाँ के जो ऑफिसर हैं, आरटीओ हैं, देवेंद्र जी करके उनका नाम है, वो तो खुद अपनी ड्यूटी वायलेट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी ये ड्यूटी है कि वो हर एक इंडियन सिटीजन को, हर एक इंडियन नागरिक को अपना पासपोर्ट दें। ये कंडीशन करना कि आपको इतना चाहिए था, 2 साल का दे दिया, क्यों 2 साल का दिया है? नीरव मोदी तो यहाँ से भाग के चला भी गया इतने अरबों रुपए खा के, उनको आप जाने देते हैं। मेरे पे आप ये सजा क्यों लागू कर रहे हैं? व्हाई यू पनिशिंग मी? तो वो तो खुद देवेंद्र जी अपनी ड्यूटी फ्लाउट कर रहे हैं। उनकी ये ड्यूटी है कि वो मुझे फुल 10 साल का पासपोर्ट दे। जब महबूबा जी को भी अब 3 साल बाद 10 साल का पासपोर्ट मिला है, तो मेरा पासपोर्ट क्यों रोका जा रहा है? तो अब जिस तरीके से आपने जी मुझे 2 साल का पासपोर्ट देना है या 10 साल का पासपोर्ट देना है? बिल्कुल इल्तिजा जी, और अब जिस तरीके से एक बार फिर आपने हाई कोर्ट का दरवाजा इसको लेकर खटखटाया है, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग नेक्स्ट? आई एम एक्सपेक्टिंग जस्टिस एंड आई एम नॉट जस्ट एक्सपेक्टिंग जस्टिस फॉर माई सेल्फ। जैसा मैंने आपको कहा, सीआईडी ने खुद एडमिट किया है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, 1% ऑफ पॉपुलेशन इन कश्मीर है जिनका वो पासपोर्ट वेरिफिकेशन कैंसिल किया है। तो किस नाते पे आपने, किस बलबूते पे आपने हम सब लोगों का पासपोर्ट आप हमें डिनाई कर रहे हैं?
हम तो आपको कह रहे हैं कि हम यहाँ के सिटीजन है, इंडियन सिटीजन है। आप खुद कहते हैं यहाँ इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन लागू होती है, तो पासपोर्ट क्यों नहीं दे रहे हैं आप? बट आई एक्सपेक्ट द ऑनरेबल जुडिशरी, जिनमें मेरी ग्रैंड मदर हैं जो 80 साल की लेडी हैं, उनका भी पासपोर्ट रोका गया, उनके केस में भी जस्टिस द जुडिशरी हैड टू स्टेप इन। तो मेरी ये एक्सपेक्टेशन है, मेरी ये आशा है कि जो हमारी ऑनरेबल जुडिशरी है, दे विल गिव मी जस्टिस, एंड दैट्स व्हाई मैंने उनका दरवाजा खटखटाया, एंड आई एक्सपेक्ट फुल जस्टिस टू बी डिलीवर्ड। बिल्कुल। हालांकि इल्तिजा जी, क्योंकि अब आप हाईकोर्ट के पास गई हैं, सब जुडिशियल ये मामला है, तो इस पर बहुत ज्यादा कमेंट करना शायद हमारे और आपके लिए सही नहीं होगा, लेकिन इस पूरे मामले पर अब राजनीति भी होती हुई नजर आ रही है। इससे पहले भी जब ये मामला उठा था तो इस तरीके की बयानबाजी इस पर हुई थी, और फिर पासपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ डेटा भी रिलीज किया गया था, और उसमें उन्होंने कहा था कि 99% लोगों को वेरिफिकेशन के बाद पासपोर्ट हैंडओवर कर दिए गए हैं। जबरदस्ती की राजनीति, जबरदस्ती का बयानबाजी भी पूरे मामले पर हमने देखी थी। जी, ये बिल्कुल गलत क्लेम है, और एज फार एज पासपोर्ट का कंसर्न, ये पासपोर्ट नहीं, जो यहाँ की एजेंसीज है, सीआईडी है, वो जॉब पे, ट्रांसफर पे, प्रमोशन पे भी वेरिफिकेशन का बहाना करती है। जहाँ पासपोर्ट का सवाल है, मेरा पासपोर्ट की जो वेरिफिकेशन है, इनने डिनाई तभी की जब मैं कोर्ट के पास गई। तो आपको समझने की ये जरूरत है कि ऐसे लाखों कश्मीरी हैं जो अप्लाई करते हैं और उनकी पासपोर्ट एप्लीकेशन फिर सीआईडी लिम्बो में रखती है, यानी कोल्ड स्टोरेज में, ना वो हाँ कहती है ना वो मना करती है, उनको डिले किया जाता है। तो दोज आर नंबर्स दैट दे हैव नॉट फैक्टर्ड इन। तो जो ये रिपोर्ट दी गई है वो बहुत चालाकी से बनाई है, और एक मिनट में अज्यूम कर भी लूं कि 1% को ये नहीं देते हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? आप तो खुद कहते हैं यहाँ टेररिज्म खत्म हो गया है, स्टोन पेल्टिंग खत्म हो गई है, यहाँ हालात बिल्कुल सब कुछ अच्छा है, साफ है, तो आप क्यों उन 1% को पनिश कर रहे हैं? चलिए 1% ही माने, 1000 तो होंगे ना, लाखों की तादाद में कम से कम 1000 तो लोग होंगे, बच्चे होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, जर्नलिस्ट होंगे, आपकी कम्युनिटी के लोग कोई नो फ्लाई लिस्ट पे रखते, तो क्यों बंद किया है बताइए? हमने कोई लॉ ब्रेक किया, कोई लॉ वायलेट किया कि आप हमें ऐसे पनिश कर रहे हैं? बिल्कुल, और इसी का जवाब संबंधित विभाग से इल्तिजा जी कोर्ट ने अगले 2 सप्ताह में मांगा है। हम और आप जवाब का इंतजार करते हैं, किस तरीके से जवाब पेश किया जाता है, डिपार्टमेंट की तरफ से इसको लेकर क्या कुछ कहा जाता है, इसका इंतजार किया जाएगा। इल्तिजा जी, आपने न्यूज़ 18 को अपना महत्वपूर्ण समय दिया, हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी पूरे मसले पर ज्यादा जानकारियों के साथ हमारे नुमाइंदे समीर सीधे हमसे जुड़ गए हैं। समीर, आपने भी सुना होगा संभवतः, इल्तिजा मुफ्ती से मैंने अभी बातचीत की, और उनका वही कहना है जो उन्होंने पिछली बार कहा था कि क्यों उन्हें वंचित किया जा रहा है उनके इस प्राइम राइट से, उनका ये फंडामेंटल राइट है, और इसी का हवाला देकर वो ये कह रही हैं कि उनका पासपोर्ट क्यों डिनाई किया जा रहा है। किस तरीके की हलचल, और क्योंकि ये मामला कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप भी ले चुका है। समीर जी, बिल्कुल आपने सही कहा है, राजनीतिक रूप तो ये पहले दिन से ले गया था। जब देखिए, अगर हम पीछे इसके बैकग्राउंड में जाएं तो 2019 में जब 5 अगस्त को दफा 370 को हटा दिया गया था और उसको स्क्रैप करके 35A को भी किया गया था, उसके बाद महबूबा मुफ्ती और बहुत सारे पॉलिटिशियंस उनको जेल में, उनको नजरबंद कर दिया गया था अपने अपने घरों में। और उसके बाद अगर हम ट्वीट की बात करें तो थ्रू सोशल मीडिया महबूबा मुफ्ती ने जो गवर्नमेंट का डिसीजन था उसको बहुत क्रिटिसाइज किया था। उसके साथ साथ जो बहुत सारी नीतियां थी, पॉलिसी थी कश्मीर, जम्मू कश्मीर के मुतलिक सरकार की, उसको बड़ी आलोचना की थी। और ये कहा जा रहा था कि महबूबा मुफ्ती खुद नहीं बल्कि उनकी बेटी इल्तिजा ही ट्विटर जो उनका हैंडल है वो चला रही है, सोशल मीडिया को वो कंट्रोल मैनेज कर रही है, और उन्हीं के जरिए ट्वीट किए जा रहे हैं। तो उसका सरकार ने नोटिस लिया, सीआईडी ने उसका नोटिस लिया, और उसके बाद सरकार ने फैसला किया कि जो गतिविधियां हैं, जो एक्टिविटीज हैं पीडीपी चीफ की या उनकी बेटी की या बहुत सारे और लीडरान की, वो नेशनल जो इंटीग्रिटी है, नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। तो उसके बाद ही जो पासपोर्ट है महबूबा मुफ्ती को भी रिन्यू नहीं किया गया, इल्तिजा का भी रिन्यू नहीं किया गया, और उनकी मदर जो है जिन्होंने मांगा था रिन्यूअल के लिए, उनकी एप्लीकेशन को भी रिजेक्ट किया गया था। मामला कोर्ट में पहुंचा। महबूबा मुफ्ती को अभी कुछ ही दिन पहले एक बड़ी राहत मिली दिल्ली हाई कोर्ट से, जब उनका जो पासपोर्ट है उसको रिन्यू कर दिया गया, 32 तक उनको 10 साल की वैलिडिटी मिली। लेकिन इल्तिजा मुफ्ती का जहां तक ताल्लुक है, उनको भी पासपोर्ट रिन्यू किया गया, लेकिन सिर्फ 2 साल के लिए, और सिर्फ उनको बाहर एक ही कंट्री में ट्रैवल करने की इजाजत दी गई, वो थी यूएई।
कि आपको अगर स्टडीज के लिए जाना है तो आप यूएई जा सकती है। बिल्कुल 2 समीर, साल की और validity यही मसला है, यही एक मुद्दा है जिसको लेकर इल्तिजा मुफ्ती नाराज हैं और इल्तिजा मुफ्ती इसी को लेकर सवाल बार बार खड़े कर रही हैं और इसी को लेकर कोर्ट में भी संभवतः उन्होंने इसी को लेकर याचिका भी लगाई है एक बार फिर कि सिर्फ एक ही कंट्री में ट्रैवल करने के लिए, और वो भी सिर्फ 2 साल के लिए, जितना उनकी मास्टर्स हैं, जितनी उनकी हायर स्टडीज है, उसके लिए सिर्फ उन्हें वो पासपोर्ट अलाउ किया गया है और इसी से वो नाराज है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, यही चीज है, इसी से नारायण वो कहती है कि मुझे 10 साल का रिन्यूअल चाहिए, मुझे 10 साल का पासपोर्ट चाहिए और ये मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे कहाँ जाना है, आप मुझे वो पासपोर्ट दीजिए जिसमें मैं कहीं पे भी जाऊं, किसी भी कंट्री में जाऊं। और जहां तक राजनीति है, इस पर बड़ी राजनीति हुई। अगर आप पीडीपी के ट्वीट हैंडलर्स की बात करें, सोशल मीडिया की बात करें, पीडीपी चीफ की बात करें, तो महबूबा मुफ्ती ने इसको बड़ा इशू बनाया था और इल्तिजा ने भी इस मुद्दे को बड़ा उछाला है थ्रू सोशल मीडिया भी, वो बार बार कह रहे हैं और हवाला दे कि न सिर्फ वो बल्कि बहुत सारे और भी लोग हैं जो कि पासपोर्ट न मिलने की वजह से प्रॉब्लम में है, उनको भी पासपोर्ट नहीं मिल रहा है क्योंकि उनको सीआईडी की क्लैरिफिकेशन नहीं मिल रही। अब कोर्ट में मसला है, जस्टिस संजय दर की अदालत में है, हाई कोर्ट में उनकी पीठ में है। जो डिप्टी सॉलिसिटर जनरल है उनको बोला गया है कि 2 हफ्ते तक वो जवाब दे कि आखिर क्यों उनको नोटिस दी गई है कि आखिर इल्तिजा को क्यों। बिल्कुल समीर, लेकिन यहाँ पर देखिए एक चीज समझने वाली होगी कि 2 हफ्ते में जवाब तो मांगा गया है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट है जिसे हम और आप मिस नहीं कर सकते, वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 जो सीआईडी ने हाल ही में छानबीन की थी और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में कुछ ऐसी बातें कही गई थी, अब वो सार्वजनिक नहीं हो सकती, वो इस एक्ट के क्लॉज हैं। उस चीज को हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं, तो फिर कैसे इस पूरे मामले पर सुनवाई आगे बढ़ेगी और किस तरीके से जवाब इस पूरे मामले पर रखा जाएगा, ये भी अपने आप में देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। जी बिल्कुल, इसमें बहुत सारे क्लॉज हैं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसमें अदालत को देखना पड़ेगा। जब ये नोटिस जारी की गई है तो जो डिप्टी सॉलिसिटर जनरल है वो अपनी तरफ से जवाब देंगे, इसी तरह से जो पासपोर्ट ऑफिस है वो अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन रखेगा। ये प्रोसेस है, कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया में हम बहुत ज्यादा बोल भी नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ मुद्दा राजनीतिक बन गया है। पीडीपी इसको एक उछालती है क्योंकि पीडीपी को लगता है कि इस चीज को उछालने से उसको सहानुभूति मिल सकती है, हालांकि बीजेपी जैसी पार्टी कह रही है कि पासपोर्ट उसी को मिलता है, पासपोर्ट सभी को नहीं मिल सकता। जो देश के खिलाफ बोले या देश की जो अथॉरिटी है उसको चैलेंज करे तो उस बिना पे भी पासपोर्ट नहीं मिल सकता, उसके भी अपने एक नियम है, कानून है। लेकिन कुल मिला के राजनीति अपनी जगह, लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया अब देखना पड़ेगा कि क्या जिस तरह से महबूबा मुफ्ती को थोड़ा राहत मिली थी, उनको राहत मिली, उनका पासपोर्ट जारी हुआ था, क्या इल्तिजा को? बिल्कुल समीर, क्योंकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है तो इस पर बहुत ज्यादा कमेंट्री करना एथिकल नहीं होगा। 2 हफ्ते में जवाब पेश किया जाएगा और उस जवाब में क्या कुछ होगा ये देखना महत्वपूर्ण होगा। समीर, आप नजर बना के रखें, हमसे जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। और खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। लद्दाख से खबर है, जहां लद्दाख को अधिकार दिलवाने के लिए क्लाइमेट फास्ट सोनम वांगचुक कर रहे हैं। क्लाइमेट फास्ट विभिन्न धार्मिक संगठनों का उन्हें साथ मिला है। गृह मंत्रालय के आमंत्रण पर प्रतिनिधि मंडल भी वहां पहुंचा हुआ है। गृह मंत्रालय से प्रतिनिधि मंडल से बातचीत जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लद्दाख को अधिकार दिलवाने के लिए एक क्लाइमेट फास्ट सोनम वांगचुक ने रखा है, जिनको विभिन्न धार्मिक संगठनों का भी साथ मिला है और गृह मंत्रालय के आमंत्रण पर एक प्रतिनिधि मंडल भी पहुंचा हुआ है। खुर्रम हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। खुर्रम, किस तरीके का है ये क्लाइमेट फास्ट और जो प्रतिनिधि मंडल वहां पहुंचा है गृह मंत्रालय बातचीत करने के लिए, क्या पॉइंट्स हैं जो डिस्कस किए जाएंगे, कितने बजे तक ये बैठक चलेगी और क्या कुछ अहम जानकारियां यहां से मिल रही हैं? खुर्रम, देखिए जैस्मिन, अभी तकरीबन 11:30 बजे से ये मीटिंग शुरू हुई है। जो गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय, उनके साथ ये मीटिंग हो रही है और मुख्य तौर पर अगर देखें तो सीधे तौर पर जो 6 शेड्यूल में शामिल होने का लद्दाख को लेकर के मामला है, जिस पर लगातार प्रोटेस्ट होता रहा और इसी तरीके से करगिल के लिए और लेह के लिए, दोनों के लिए अलग अलग पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि अभी जो रिप्रेजेंटेशन है वो दोनों का मिला करके है
अभी जो नामयांग सेरिंग यांग्याल वो अभी वहां के सांसद हैं, वो खासतौर से तो दोनों ये लोग चाहते हैं कि अलग अलग जो है दोनों के लिए रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है जिसके लिए सोनम वांगचुक और तमाम लोग ये बात करते रहे, जो 6 शेड्यूल का मामला है कि लद्दाख की जो संस्कृति है, वहां का जो रखरखाव है, वहां की जो चीजें हैं, वहां की जो संस्कृति है, उसको बचाया जाए। और उसको बचाने के लिए जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स हैं उनको जो 6 शेड्यूल में उनको डाला गया है, इसी तरीके से 6 शेड्यूल में डाला जाए। हालांकि बीजेपी जो सांसद मौजूदा अभी हैं वो भी इससे पहले इसकी वकालत करते रहे हैं, लेकिन अभी तक यह मसला हल नहीं हो पाया था। हालांकि पिछले दिनों हमने देखा था कि इस मसले को लेकर के पहले ही हाई पावर कमेटी बनी थी, किस तरीके से लद्दाख को ज्यादा अधिकार मिले। लद्दाख के लोगों की यह भी मांग है कि वहां पर जो जमीन का हक है या फिर जो नौकरियों का हक है उसमें प्राथमिकता मिले। और उसके लिए जिस तरीके से तमाम जगहों पर कमीशन होता है, यूपीएस जो राज्य का कमीशन होता है, वो कमीशन वहां पर बनाया जाए। ये तमाम मुख्य तौर पर बातें हैं और इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के तकरीबन 21 महीने के बाद दोबारा से ये बातचीत दोबारा से शुरू हुई है। उम्मीद की जा रही है बहुत कुछ पॉजिटिव निकलेगा। तो अगर देखें तो लेह अपेक्स बॉडी है जिसको लीड कर रहे हैं जो 2 बार के सांसद हैं, थॉपसंग चौहान वो लीड कर रहे हैं, वो मौजूद हैं। इसी तरीके से करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के जो कमर अली अखून हो या फिर असगर अली हो या सज्जाद करगली हो, ये तमाम लोग इस मीटिंग में मौजूद हैं। और ये मुख्य जो मांग है वो यही है कि लद्दाख को एक स्टेटहुड दिया जाए, दूसरे उसे 6 शेड्यूल में शामिल किया जाए। और साथ ही साथ जो कमीशन का मसला है कि वहां के जो रोजगार है और नौकरियों में जल्दी से जल्द भर्ती है, उसको लेकर के बातचीत हो रही है। तो ये तमाम मुद्दों पर आज बातचीत हो रही है। और साथ ही साथ क्योंकि 6 शेड्यूल से जुड़ा हुआ मामला है कि वहां की संस्कृति को संभाला जाए, तो 6 शेड्यूल में शामिल करने का मामला भी अभी शामिल है। जैस्मीन, ठीक है खुर्रम, लंबी ये बैठक चलेगी। कई मुद्दे, महत्वपूर्ण मुद्दे जो आपने गिनाए उन पर चर्चा जारी है। खुर्रम, आप नजर बना के रखें। तमाम अपडेट्स के लिए हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। भगवाड़े खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसे 2 अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारी। गोली लगने के बाद मौके पर ही आतंकी हरदीप सिंह निज्जर ढेर हुआ। निज्जर इंडिया की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था। एनआईए ने साल 2022 में भगौड़े खालिस्तान आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। उस पर पंजाब के जालंधर में एक हिंदू पुजारी की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। कनाडा से वो भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए वहां से हवाला के मार्फत फंडिंग की भी व्यवस्था किया करता था। इसी मामले में एनआईए द्वारा एफआईआर भी दर्ज की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और सांबा से आपको खबर देंगे जहां एक सड़क हादसा पेश आया है। हादसे में 3 यात्री जख्मी हो गए हैं। तीनों घायल राजस्थान के बताए जा रहे हैं। 2 कारों के बीच टक्कर हुई जिस वजह से भीषण सड़क हादसा हुआ। ये हादसा सांबा के ठंडी खोई इलाके में हुआ। बताया जाता है कि घायल व्यक्ति माता वैष्णो देवी के दर्शन कर राजस्थान लौट रहे थे। घायल यात्रियों का इलाज विजयपुर के आपातकालीन अस्पताल में जारी है। हमें तो इन्फॉर्मेशन मिली थी सर, आगे चौक में वहाँ थोड़ा जाम था, क्लियर करा रहे थे, तो हमें पता लगा यहाँ पे जो है आल्टो जो है इसको राजस्थान की गाड़ी है पंच, इसने हिट कर दिया है। तो लकीली अब यहाँ पहुँच गए मौके पे। तो जो 3 थे इंजर्ड हैं राजस्थान के, वो शायद यात्री है वैष्णो माता वाली साइड से आ रहे थे, उन्होंने हिट किया आल्टो वाली गाड़ी को पीछे से। तो ये जो है ये चाचा चला रहे थे लाल मोहम्मद, वो ठीक है, उनको बिठाया हुआ हमने। जो इंजर्ड थे उनको हम हॉस्पिटल छोड़ के आए विजयपुर। बस यही रोड क्लियर कर दिए हमने साथ। अवैध अतिक्रमण और प्रदूषण के कारण पूरे कश्मीर में वाटरशेड विशेष रूप से गुलसर, खुशालसर और अंचार सिकुड़ रहे हैं। नागिन झील संरक्षण संगठन का मिशन इन जल निकायों को बचाने के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना है। उन्हें बहाल करने के लिए सक्रिय रूप से काम किया जा रहा है। स्थानीय लोगों और सरकारी विभागों के सहयोग से जीर्णोद्धार यानी रेस्टोरेशन का काम चल रहा है और आसपास रहने वाले लोगों द्वारा इसकी सराहना भी की जा रही है। उन्हें लगता है कि पिछले कुछ वर्षों की तुलना में पानी की गुणवत्ता में किसी तरह का सुधार हुआ है। अनफॉर्चुनेटली इसके हम खुद जिम्मेदार हैं। वेटलैंड्स तकरीबन 60 से 70% वैनिश हुए हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि हमारी खुद गर्जी। सारा हम गवर्नमेंट को नहीं ठोसेंगे कि वहाँ ये जो शिंकरेज हुई ये हमने की है, हमने लैंड फिलिंग की है। आप आज लीजिए ये खुशाल सर और गिल सर, अभी मेरा एक दोस्त कह रहा था कि 2300 स्क्वायर फीट से
पर मबनी था, आज 1200 पे है। अफसोस ये किसने किया? हमने किया, हम लोगों ने किया। अब आप देख लीजिए कि 3 साल पहले हमने 2.5 साल पहले हमने एक मुहिम उठाई, मिशन एहसास। उस मिशन एहसास के तहत मैं पहले एक अकेला ही चला था, फिर लोग जुड़ते गए, कारवान बढ़ता गया। मैं शुक्रगुजार हूँ उस वक़्त के फार्मर डिवकाम साहब का, जिन्होंने मुझे शाना बशाना इसमें सपोर्ट दिया। वो कितनी बार यहाँ आए ये आप मुझसे पूछे, यहाँ के लोगों से पूछे। उसके बाद हमें हौसला अफजाई मिली जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी मन की बात में हमें हौसला अफजाई की। उसके बाद LG साहब ने 3 बार इस गिल सर का, खुशहाल सर का जिक्र किया। अगर आप आज से 2.5 साल पहले यहाँ आते तो इसकी हालत ऐसी ख़राब थी। आप लीजिए ये जो खुशहाल सर है, इसमें लोग चलते थे, इसमें जानवर चलते थे, ये फुल्ली एनक्रोचड था। अब यहाँ के लोगों ने एक मुहिम उठाई है, यहाँ के जो बाशिंदगान हैं, यहाँ के स्टेक होल्डर्स, यहाँ के प्रेसिडेंट साहिबान, ये मेरा पूरा साथ देते हैं। अब जो लैंड माफिया वाले हैं वो 0.5% भी नहीं है, उनके साथ कुछ पॉलिटिशियन मिले हुए हैं, तो वो कहते हैं कि यहाँ खुशहाल सर में काम नहीं हुआ। लेग्स के श्रिंक होने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा? ख़त्म हो जाएगा सारा, ये जब श्रिंक होता जाएगा। अगर 4 या 5 दिन यहाँ पर कंटिन्यूसली रेन हो जाएगी तो शहर खास ख़त्म हो जाएगा, अल्लाह बचाए। इस पे हम सबको एहसास एक मैं कोशिश करता हूँ लाने के लिए। यहाँ इस वक्त हम कॉलेजों को, स्कूलों को, यूनिवर्सिटी, कश्मीर यूनिवर्सिटी को, NIT को, हम सब एक मिलके हम काम कर रहे हैं और एक रे ऑफ होप हैज इमर्ज्ड। गवर्नमेंट से पहले हमारी यही गुजारिश है कि ये हैंड ओवर होना चाहिए किसी डिपार्टमेंट को, क्योंकि अभी तक तो ये लावारिस है। पिछले 20 साल से हमारी ये डिमांड है गवर्नमेंट को, क्योंकि हम भी जानना चाहते हैं ये किसके अंडर आते हैं, ताकि कल अगर कोई मसला यहाँ हो, लैंड माफिया के साथ हमारा होता है या किसी और के साथ कोई घर बनता है यहाँ पर, तो उस वक्त हम उनके पास जा सकते हैं। लेकिन ये दिन ब दिन श्रिंक हो रहा है और इसकी वजह से जब देखिए 2014 में जो फ्लड आया था, सारा जो फ्लड है वो इस साइड में इन्होंने डाइवर्ट किया था थ्रू डल झील से। फरवरी 2021 से हमने जब से ये शुरू किया है इस मिशन एहसास का काम, और तब से हम इसकी सफाई की निगरानी खुद भी करते हैं। तमाम चारों तरफ जो एरिया है मोहल्ले वाले इसमें आजू बाजू रहते हैं। जो अभी कुर्बानी हो रही है, कुर्बानी की खाल वगैरह जो उसके अंदर है वो सब इसमें डालते थे पहले 2021 के बाद। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जब से हमने ये चारों तरफ मोहल्ले वालों ने ये जिम्मेदारी ली है तब से हम किसी को नहीं डालने देते हैं अब इसमें, क्योंकि वो पहले जैसा। आगे बढ़ते हैं। कश्मीर घाटी में अब नाइट स्पोर्ट्स के आयोजन बड़े पैमाने पर होने लगे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में फ्लड लाइट लगाने से ये संभव हुआ है। पिछले कुछ वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में फ्लड लाइटें लगाई गई हैं। श्रीनगर शहर सहित अन्य जिलों में रात्रि खेलों की संस्कृति विकसित होने लगी है। फुटबॉल, सिंथेटिक हॉकी फील्ड, पोलो ग्राउंड, रग्बी फील्ड, पोलो ग्राउंड और क्रिकेट ग्राउंड को बढ़ावा देने के साथ साथ TRC ग्राउंड में फ्लड लाइट्स लगाने से अन्य खेलों को बढ़ावा देने में भी मदद मिली है। प्रशंसकों को खेलों से जुड़ने और आनंद लेने के नए अवसर मिल रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। प्रशासन भी जरूरी इंतजामों में जुटा हुआ है। जम्मू यात्री निवास आधार शिविर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। यात्रा 1 जुलाई से शुरू होने जा रही है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और डॉग स्क्वाड मौके पर मौजूद हैं। तो चलिए इसी के साथ प्राइम नून में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।